মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন। তার মানে বুঝতে পারছেন কি হয়েছে। Sir, it is not my preview. I think Parview bolte cheyeche. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा ये पश्चिम बंगाल के रिटर्निंग ऑफिसर का मैसेज था ममता बनर्जी को। अभी अभी रिसेंटली जो चुनाव के नतीजे सामने आए हैं पश्चिम बंगाल के, जिसमें ममता बनर्जी के पार्टी को पूरे पश्चिम बंगाल में मेजॉरिटी जीत हासिल हुई है। लेकिन जहां से ममता बनर्जी ये चुनाव लड़ रही थी नंदीग्राम कंस्टिट्यूएंसी, वहां पे वो हार गई है, इसलिए उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया था। तो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर का ये मैसेज ममता बनर्जी को था, जिसमें लिखा गया है अगर नंदीग्राम कंस्टिट्यूएंसी की रिकाउंटिंग हो जाती है तो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के लाइफ एंड डेथ का सवाल है। मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है चुनाव आयोग देश में जो कोविड-19 की जो लहर आई है उसके लिए जिम्मेदार है और चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं उन पे क्यों ना हत्या का केस दर्ज हो, ऐसा उस जजमेंट में कहा गया है। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट के इस जजमेंट को लेके जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करती है तो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आता है। मद्रास हाईकोर्ट के जजेस ने जो स्टेटमेंट पास किया है वो उनके पीछे गलत इंटेंशन नहीं है। आप एंटायर जजमेंट जब देखोगे तब उसके पीछे बहुत अच्छा इंटेंशन है। इसलिए जो मर्डर रिमार्क है वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है। दोस्तों, जब ये सारी बातें कोरिलेट करके हम देखते हैं तब इलेक्शन कमीशन के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन इनफ स्ट्रांग नहीं है ये डिसीजन लेने के लिए, या फिर उसमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 में कहा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। इलेक्शन कमीशन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के भी इलेक्शन लेते हैं, इसलिए इसे ऑल इंडिया बॉडी भी कहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन एंड उनके कुछ कमिश्नर है, इनको कुछ प्रोटेक्शन प्राप्त हुए हैं, जैसे कि इनको इनके ऑफिस से कोई निकाल नहीं सकता एक्सेप्ट प्रेसिडेंट के अलावा। लेकिन यहाँ पे उनको सेफगार्ड मिला है, प्रेसिडेंट खुद होके इनको निकाल नहीं सकते विदाउट एनी रीजन। इनको निकालने की प्रोसेस होती है एक, जो कि लोकसभा राज्यसभा जो पार्लियामेंट के हाउस है, यहाँ पे मेजॉरिटी वोटिंग होने के बाद ही, रिजोल्यूशन पास होने के बाद ही इनको निकाल सकते हैं। तो फिर इसी से हमें पता चलता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कितने ज़्यादा पावर्स है, कितने ज़्यादा इनको सेफगार्ड मिले हैं। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी कमिश्नर होते हैं, इनको जो भी पे होता है, या फिर इनकी जो जॉब को लेके जो सिक्योरिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जैसी ही होती है। कंपोजिशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो एक्ट एज अ चेयरमैन होता है, और उसको साथ देने के लिए या फिर उसको हेल्प करने के लिए अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यहाँ पे
इलेक्शन कमिश्नर कितने होने चाहिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ लिखा नहीं है। बट 1990 से लेके आज तक लगभग 3 कमिश्नर का चयन होता है, सिलेक्शन होता है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, अदर 2 इलेक्शनल कमिश्नर उसी को हेल्प करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इनके इंडिपेंडेंस पे बात करते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ प्रोटेक्शन, कुछ सेफगार्ड प्राप्त हुए हैं। इनको इनके ऑफिस से कोई निकाल नहीं सकता, बस प्रेसिडेंट ही एक ऐसा पर्सन है जो इनको निकाल सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट को भी इनको निकालने के लिए पार्लियामेंट से रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, जिसमें पार्लियामेंट की जो 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से वो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, उसके बाद ही इन्हें निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बट यूजुअली आज तक जो भी इलेक्शन कमिश्नर सेलेक्ट हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स हुए हैं। और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर जो होते हैं रीजनल के और बाकी के, उनको खाली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके ही रिकमेंडेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे उनको फुल टू सेफगार्ड मिला है उनकी सर्विस को लेके, उनकी पोजीशन को लेके। पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं, अगर पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी मेंबर को अगर निकालना है तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को और गवर्नर को एडवाइस देते हैं। कहीं पे बूथ कैप्चर हो रहे हैं, कहीं पे वायलेंस हो रहा है, या फिर कुछ इरेगुलरिटीज है इलेक्शन में, तो ऐसे टाइम पे इलेक्शन को रोक देना, ये भी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर है। देखिए दोस्तों, चुनाव में जो भी मशीनरीज और जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है उसको सुपरवाइज करना और हर एक जगह पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन परफॉर्म करवा के लेना, ये भी एक जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको रिकॉग्निशन प्राप्त करा के देना, और पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी डिस्प्यूट आराज होता है उनको सॉल्व करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, या फिर उनमें जो भी डिस्प्यूट रेज हो गए, इनको लेके इलेक्शन कमीशन कोर्ट के जैसा काम करता है। किसी भी इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर करता है, जारी करता है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन को लेके क्या रूल्स फॉलो करने, इनसे रिलेटेड सारी बातें मेंशन होती है। जो भी नए पॉलिटिकल पार्टी है, उनके रजिस्ट्रेशन का काम, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी कौन सी है, ये कैटेगरी वाइज करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन इनको जो वोट्स मिले हैं उनके बेसिस पे ये डिसाइड करता है। देखिए दोस्तों, हम जब इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं, या फिर उनको जो सेफगार्ड प्राप्त हुए उनकी बात करते हैं, या फिर उनको जो पावर और जो फंक्शन मिले हैं उनकी बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं सकते। कभी कभार कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी पर्सन की इन्फ्लुएंस की वजह से भी इलेक्शन कमीशन कुछ डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन हमारे हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक मजबूती प्रोवाइड की थी, उनका एक स्टेटस क्रिएट किया था। तो आइए ऐसे एक ब्यूरोक्रेट्स के बारे में हम जानते हैं जिनके कार्यकाल में इलेक्शन कमीशन बहुत ही स्ट्रांग बॉडी हो गई थी। अगर आप पीछे स्लाइड देख रहे हो तो इनका नाम है टी.एन. शेषन। इलेक्शन में जो भी आचार संहिता लगाई जाती है वो लगाने का सबसे पहले काम इन्होंने स्टार्ट किया था। जो भी मतदार है उनके वोटिंग कार्ड्स बनाने का काम इन्हीं के कार्यकाल में चालू हो गया था। जो भी नेता लोग हैं जो बड़े बड़े स्पीकर लगाते थे उनको रोक देने का भी काम इन्होंने किया है। बड़े बड़े नेता लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे इलेक्शन में,
उन पे रोक लगाने का काम भी इन्होंने किया है। इलेक्शन में किसी भी धार्मिक जगह को यूज़ ना करे, इस पे भी रोक इन्होंने लगाई थी। और किसी भी धर्म को लेके, किसी भी जात को लेके इलेक्शन में जो वोटिंग मांगते थे उसे रोकने का काम भी इन्होंने ही किया था। चुनाव में पैसे बांटना या फिर धर्म जात के नाम पे वोट मांगना, ये रोकने का काम भी इन्होंने ही किया है। चुनाव होते टाइम पे एक सुपरवाइज़र वहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए रखने का काम भी इन्हीं से चालू हो गया था। और कई जगह पे कुछ प्रथाएं भी थी इलेक्शन के टाइम पे, उन पे रोक लगाने का काम भी इन्होंने ही किया है। अगर कहीं पे कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है तो उनको गवर्नमेंट मशीनरी यूज़ करने के लिए भी रोक लगाने का काम भी इन्होंने ही किया था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।